नमस्ते दोस्तों, डीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक 67वीं बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरह से लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए और इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इन सारे तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग इसको देखते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है और उसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले हम लोग टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर प्राचीन काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लोग को लिखना जो है उसको हम लोग पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, सूत्र काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो विज्ञान से संबंधित प्रगति हुई है उसको लिखना है। यानी कि इसको कालखंड में बांट के और जिस जिस काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसको हम लोग को दिखा देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इसको हमें याद करने में भी सहूलियत होगी और इसको सिलसिलेवार ढंग से लिखने से एक अलग तरह का आंसर आपका जाएगा और मार्क्स में भी आपको वृद्धि होगी। तो हम लोग इस ढांचे में लिखना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। अगर मान लिया गुप्त काल को विशेष रूप से पूछा जाएगा तो गुप्त काल के बारे में ज़्यादा लिखना है। अब हम लोग देखते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास पाषाण काल से किस तरह से हुआ है। तो अगर हम माने तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के प्रारंभिक बिंदु पाषाण काल से ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस काल में लोगों की मुख्य आवश्यकता भोजन थी और यह भोजन जो है वह संग्रह करके और शिकार करके प्राप्त करते थे। यानी कि भोजन उनकी आवश्यकता थी, जिस आवश्यकता की पूर्ति वह संग्रह करके और शिकार करके प्राप्त करते थे। इस शिकार के क्रम में शिकार के लिए उन्हें औजार की आवश्यकता थी और यह औजार जो है सो पत्थर से बनाए जाते थे। अब पत्थर के अर्थात पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाना आवश्यक था और पदार्थों के गुणों के अध्ययन के फलस्वरूप पाषाण काल में भी भौतिक विज्ञान का विकास हुआ। अब हम लोग देखते हैं भोजन को पकाने के लिए जो है सो नव पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ और नव पाषाण काल में आग के आविष्कार के फलस्वरूप जो है सो यहाँ पर रसायन विज्ञान का विकास हुआ। अब नव पाषाण काल में ही मनुष्य ने पशुपालन करना सीख गया और इसके बाद वो कृषि करना भी सीख गए। पशुपालन के कार्य से जानवरों से परिचित हुए और कृषि के कार्य से पौधों से परिचित हुए, जिसके फलस्वरूप उस काल में जीव विज्ञान का विकास हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं ताम्र पाषाण काल में तांबा के औजार बनाए जाने लगे और मिश्रित यानी कि कांसा का भी औजार बनाए जाने लगे, जिससे धातु कर्म का विकास एवं मिश्र धातु का विकास हुआ। तो ये पाषाण काल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति को दृष्टिगोचर होता है। यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में निरंतरता कायम रही। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर नियोजन, माप तौल प्रणाली, मोहरों का ज्ञान, पाषाण, तांबा एवं कांस्य की कलाकृति आदि से ये पता चलता है कि यह काफ़ी विकसित सभ्यता रही होगी और इस विकसित सभ्यता के रहे होने के कारण इस काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में विकास देखने को मिलता है। जैसे इस काल में ईंट का निर्माण यानी कि घर जो है सो ईंट से बनाए जाते थे और ईंट का आकार जो है सो
लगभग निश्चित होता था। 4:2:1 का दीवारें सीधी होती थी। वे शाहुल सूत्र का प्रयोग जानते थे और विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों से हम यह अनुभव कर सकते हैं कि उस काल में रेखागणित का विकास हो चुका था, यानी कि रेखागणित के क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की। अब है विभिन्न प्रकार के औजार और मिश्र धातु के कान से मिश्र औजार बनाए जाते थे, जिससे धातु विज्ञान के विकास को परिलक्षित करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही मापतौल प्रणाली का विकास हो चुका था और वह 16 के गुणज का प्रयोग करते थे, जिससे यह पता चलता है कि उस काल में अंक गणित का विकास हो चुका था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम इस प्रगति को देखते हैं। अब वैदिक काल में भी यह निरंतरता कायम रही और वैदिक काल में खगोलशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार विकास देखने को मिलता है, यानी कि खगोल शास्त्र का विकास पहली बार देखने को मिलता है। वैदिक काल में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, विभिन्न प्रकार के ऋतु, बृहस्पति, शुक्र आदि की जानकारी हो चुकी थी और इससे पता चलता है कि सिंधु वैदिक काल में खगोल विज्ञान का विकास हो चुका था और लोग खगोल में रुचि रखने लगे थे। अब औषधि के क्षेत्र में भी हम लोग प्रगति देखते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी, रोग एवं रोगों के उपचार का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि वैदिक काल में आयुर्वेद का विकास हो चुका था। अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में याज्ञिक कर्मकांड होते थे। विभिन्न प्रकार के याज्ञिक वेदिका यानी कि एक यज्ञ वेदिका का निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि के बारे में वैदिक काल में जानकारी मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि वैदिक काल में भी रेखा गणित का विकास हो चुका था। उसके बाद वैदिक काल में रंगाई के कार्य, चर्म कार्य, किण्विकरण आदि से पता चलता है कि उस काल में रसायन शास्त्र का विकास हुआ। अब हम लोग देखते हैं सूत्र काल। तो शुल्ब सूत्र और यज्ञ वेदिका से पता चलता है कि रेखा गणित का विकास उस काल में हो चुका था। उसके बाद लोहे के फाल, कृषि के उपकरण और धातुओं की गलाने की विधि से यह पता चलता है कि उस काल में धातु विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई थी और धातु विज्ञान के बारे में वो लोग जानते थे। अब हम लोग देखते हैं सूत्र काल के बाद मौर्य काल में। तो मौर्य साम्राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का काफ़ी विकास हुआ। मौर्य काल एक अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वरूप में था, जिसमें सड़कों का जाल बिछा हुआ था। पाषाण एवं धातु की कलाकृति विभिन्न जगहों से मिली है। कृषि उन्नत अवस्था में थी। औजार एवं उपकरण उपलब्ध थे। यह विकास उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को दर्शाता है। अगर हम मौर्य साम्राज्य में देखें तो मौर्य साम्राज्य में विशाल मौर्य राजप्रसाद था, यानी कि विशाल राजमहल मिला है। उसके बाद सड़कों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था। कृषि के विकास के लिए सिंचाई साधनों का विकास किया गया था और सेना के साज सामान के बारे में जानकारी मिलती। तो इससे यह पता चलता है कि मौर्य काल में सिविल इंजीनियरिंग का विकास हो चुका था और इस क्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। उसके बाद हम लोग मौर्य काल में ही विभिन्न प्रकार के हथियार और औजार निर्माण को देखते हैं। इसके साथ ही अस्त्रों के अपचयन एवं उसे गलाने की विधि के बारे में देखते हैं। मिश्र धातु से बने इस्पात को निर्यात के बारे में भी मौर्य काल में जानकारी मिलती है। तो इससे पता चलता है कि धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान मौर्य काल का रहा और इस काल में धातु विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई और हथियार और औजार का बड़े पैमाने पर इस काल में निर्माण किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य काल में ही एकाश्म स्तंभ, गुफा निर्माण, मूर्तिकला में चमकीले पॉलिश का प्रयोग किया गया है, जिससे यह पता चलता है
कि मौर्य काल में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की और मौर्य काल रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति प्रदान हुई। अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल में भी यह निरंतरता कायम रही और मौर्योत्तर काल में हम लोग देखते हैं कि खगोल विज्ञान का अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ। खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा। खगोल के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं सप्ताह के 7 दिन, विभिन्न ग्रहों के नाम, यूनानी प्रभाव से फलित ज्योतिष आदि के क्षेत्र में इस काल में काफ़ी प्रगति हुई। तो खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में यह काल काफ़ी उन्नत रहा और इसने काफ़ी योगदान दिया। इसके साथ ही इस काल में सिक्कों के निर्माण, धातु की कलाकृति, इस्पात का निर्यात आदि से पता चलता है कि धातु निर्माण कला इस काल में काफ़ी विकसित अवस्था में था। अब हम लोग देखते हैं औषधि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी यह काल काफ़ी प्रसिद्ध था। इस काल में चरक संहिता की रचना की गई, साथ ही सुश्रुत संहिता की रचना की गई। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। तो इस काल में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ और इसको जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग देखते हैं गुप्त काल के बारे में। और गुप्त काल विज्ञान के विभिन्न आयामों का गुणात्मक विकास हुआ, इसलिए गुप्त काल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। और हो सकता है आपको प्रश्न गुप्त काल से ही आवे, जो गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास किस तरह से हुआ, तो अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुप्त काल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत काल था। इस काल में खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई और खगोल और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल का बहुत बड़ा योगदान है। इस समय जो है सो पृथ्वी की परिधि की माप, पृथ्वी के गोल होने एवं घूर्णन गति, पृथ्वी एवं चंद्रमा की छाया से ग्रहण की स्थिति, ग्रहों की गति आदि के बारे में आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में इसका वर्णन किया है। इसके अलावे बराहमिहिर ने नक्षत्रों की गति, नक्षत्रों का प्रभाव, रत्न का प्रभाव के बारे में लिखा है। उन्होंने इसके बारे में बृहत कथा, लघु कथा, पंच सिद्धांत में दिया है। इसके बाद उस समय के ही प्रमुख विद्वान ब्रह्मगुप्त थे, जिन्होंने ब्रह्म स्तूप सिद्धांत और खंड खांड्यक नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस काल में खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। अब हम लोग गुप्त काल में देखते हैं, गुप्त काल में अंक गणित के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ और गुप्त काल का योगदान संपूर्ण विश्व में अंक गणित के क्षेत्र में अनुपम देन रहा है। गुप्त काल में शून्य का विकास तथा दशमलव पद्धति का विकास गुप्त काल में ही हुआ, जो यह विश्व को एक बहुत बड़ी देन माना जाता है। इसके साथ ही गुणा, भाग, वर्गमूल का नियम, भिन्न, चक्रवृद्धि ब्याज आदि अंकगणितीय विकास गुप्त काल में देखने को मिला। इसके साथ ही बीज गणित के सामान्य सिद्धांत, ऋणात्मक परिणाम का सिद्धांत, घातांक का सिद्धांत जो भास्कर के द्वारा दिया गया था, इस गुप्त काल की ही यह देन है। गुप्त काल में त्रिकोणमिति का भी विकास हो चुका था और गुप्त काल में त्रिकोणमिति के क्षेत्र में साइन, कॉस इत्यादि के बारे में जानकारी हो गई थी और आर्यभट्ट ने इसके बारे में जानकारी दी थी। इसके साथ ही गुप्त काल चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध था और चिकित्सा के क्षेत्र में गुप्त काल का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय औषधि के क्षेत्र में धन्वंतरी और बाघभट्ट का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। रस चिकित्सा का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। रस चिकित्सा जिसके संस्थापक नागार्जुन थे। पशु औषधि के इस काल में एक और महत्वपूर्ण विशेषता रही, पशु औषधि के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ और पशु से संबंधित बीमारियों के इलाज के बारे में भी विभिन्न पुस्तकें लिखी गई, जिसमें
अश्वास्थ शिलालेख के द्वारा लिखा गया, हस्तायुर्वेद पालकत्य के द्वारा लिखा गया और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस काल में काफ़ी प्रगति हुई। इसके साथ ही गुप्त काल में सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा और महरौली का स्तंभ पर जो पॉलिश किया गया है वह अभी तक विद्यमान है, जिससे यह पता चलता है कि इस काल में धातु कर्म विज्ञान का काफ़ी विकास हुआ था। तो ये गुप्त काल में, लेकिन गुप्तोत्तर काल जाते जाते यह परंपरा जो है प्रगतिशील तत्वों का जो पतन जो है सो प्रारंभ हो गया और गुप्तोत्तर काल में उस ढंग से विकास नहीं हुआ। लेकिन गुप्तोत्तर काल में भी गणित, खगोल विज्ञान एवं औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ प्रगति अवश्य हुई। आर्यभट्ट द्वितीय ने खगोल एवं गणित शास्त्र में योगदान दिया। भास्कर द्वितीय ने अपने प्रसिद्ध गणित शास्त्र एवं खगोल विज्ञान संबंधी ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। तो यह परंपरा जो है सो चलती रही। तो ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्राचीन काल से था, जो आपको प्राचीन काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक को लिखना था। अब इसमें प्रश्न किस तरह से आ सकता है उसको हम लोग देखते हैं और दूसरे दिन उस प्रश्न को किस ढंग से लिखेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन एक आ सकता है जो प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को बताएं। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को गुप्त काल के विशेष संदर्भ में बताएं। तीसरा आपको पूछ सकता है कि गुप्त काल में हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को बताएं। चौथा आपको पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में विकसित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भारत का देन बताएं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें लिखने का थोड़ा सा ढंग सभी क्वेश्चन में अलग अलग होगा, जो हम लोग कल उस पर बात करेंगे और उसमें किस तरह से भूमिका लिखेंगे, किस तरह से बीच का भाग लिखेंगे और किस तरह से निष्कर्ष लिखेंगे, इन सारे तथ्यों पर अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।